ट्वेल्थ क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे थे हमारा इतिहास भाग 1 का जो विषय 2 है, राजा, किसान और नगर। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बाद किस प्रकार से उपनगरों का उपमहाद्वीपों में विकास हुआ और प्रिंसेस प्रियदर्शी शब्द का मतलब समझा हमने। उसके बाद हमने प्रारंभिक राज्यों में 16 महाजनपदों का उल्लेख समझा। 16 महाजनपदों के बाद हमने सबसे पहला जो महाजनपद समझा वो था मगध। और मगध साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके बारे में भी हमने वहाँ के अभिलेख सिक्कों के द्वारा समझा कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों ही महान शासक थे। इन्होंने अपने प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। और प्रशासन के बाद हमने मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों था, अभिलेख, सिक्के, वहाँ की मूर्तियाँ, इनके द्वारा भी हमने उसकी जानकारी प्राप्त की। राजधर्म का नवीन सिद्धांत जो दक्षिण के राजा और सरदार थे इनके बारे में समझा, जो तमिलनाडु क्षेत्र में आते हैं। और उसी के साथ हमने जाना कि दैविक राजा जो कि अपने आप को देवता मानता था, और इसमें देवता मानने वालों में कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क वो भी मानता था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो गुप्त काल के थे जिसमें कि हरिसेन ने जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। ये इस प्रकार तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम बदलता हुआ देहात। जनता, इस बदलते हुए देहात में देखेंगे कि जनता में राजा की छवि क्या थी, राजा के बारे में क्या सोचती थी जनता। हम देखें अभिलेखों में, अगर देखें तो वास्तव में उस समय अभिलेखों से तो ये जानकारी नहीं मिलती है कि राजा कैसा था, कैसा होना चाहिए था, राजा ने प्रजा के लिए क्या किया। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है, जैसे पंचतंत्र की जो कुछ कहानियाँ हैं उनसे उस समय का पता लगाया जा सकता है कि पंचतंत्र जातक कथाएँ थी, कुछ पंचतंत्री कथाएँ थी। इतिहासकारों ने इससे पता लगाया है कि बहुत सारी कहानियाँ किससे थी, लिपिबद्ध की गई थी, और ये पाली भाषा में लिखे गए थे, ये पंचतंत्र और जातक कथाएँ खास करके। और इन कहानियों में एक कहानी थी गंधतिंदु की, और इसमें बताया गया कि एक जो बहुत कुटिल जो राजा था वो अपनी प्रजा उससे दुखी थी, और वृद्ध महिलाएं, किसान, ग्रामीण बालक सभी। और राजा एक बार पहचान बदल करके अपनी प्रजा के बीच में जाता है। वो देखना चाहता था कि राजा के बारे में क्या सोचते हैं सब, उसके राजा के बारे में सब उसको बुरा भला कहते हैं, उसकी शिकायत करते हैं कि रात में तो, दिन में तो हमें राजा कर लेता है, और रात में ये डकैत है जो यानी डाकू, वो हमसे कर वसूल करते हैं। इस प्रकार से जैसा कि कथा में बताया गया, तो राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा यानी गाँव में रहने वाली देहाती जो प्रजा थी, वो अपने शासक के बारे में यही सोचती थी कि ये तो हमसे सिर्फ राजकोष भरने के लिए धन मांग रहा है। और किसान इससे बहुत दुखी थे, जातक कथाओं से पता चलता है। और इसके लिए कोई उपाय नहीं थे, बस वो जंगल में भाग जाते थे, और बीच में धीरे धीरे करों की जो मांग थी वो धीरे धीरे बढ़ती रहती थी, और किसान अपनी उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढते थे कि किस तरह से उपाय अपनी जो उपज है यानी कि खेती है उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि टैक्स दिया जाए। अब इस टैक्स को देने के लिए उपाय के कुछ तरीके देखे गए थे। उन उपायों के तरीकों में देखें तो हल का प्रचलन था, यानी कि जो खेती में हल काम में आता था उसका प्रचलन किया गया था। गंगा और कावेरी घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था ये सभी। वर्षा भी होती थी उस समय, तो लोहे की जो फाल वाले जो हल थे उसका उपयोग भूमि की जुताई के लिए होता था। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से, यानी कि गंगा घाटी में धान को रोपा जाता था, यानी कि चावल की खेती होती थी उसमें पानी में, और किसानों के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी वहाँ पर। लोहे के फाल वाले हलों की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर भी उस महाद्वीप में कुछ हिस्से थे, कुछ हिस्सों में क्या हो रहा था, सीमित था ये, सभी जगह इसका उपयोग नहीं हो रहा था। पंजाब, राजस्थान जैसी जो अर्ध शुष्क ज़मीन थी जहाँ पर पानी कम था, वहाँ पर लोहे के फाल का हल का प्रयोग जो था बहुत बाद में यानी 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे उन्होंने खेती के लिए कुदाल, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी भूमि कैसी थी, पर्वत क्षेत्र था तो कठिन थी, तो उन्होंने कुदाल का उपयोग किया। और उपज बढ़ाने के जो तरीके थे उसमें कुआं, तालाब, इनसे नहरों से सिंचाई की जाती थी, और व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय मिलकर के सिंचाई के साधन बनाते थे। व्यक्तिगत तौर से तालाब, कुएं और नहरों के सिंचाई साधन से निर्मित करके लोग, राजा और प्रभावशाली लोग इन कामों का उल्लेख अपने अभिलेखों में करवाते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेहनत तो कौन करता था, किसान, लेकिन राजा अपने अभिलेख में उल्लेख करवा रहा है कि मैंने इन सबको क्या दिए हैं, सिंचाई के साधन दिए हैं, और सिंचाई के साधनों से ये संपन्न हो रहे हैं और
इसका उल्लेख वो करते थे। ग्रामीण समाज में भी विभिन्नताएं थी, यद्यपि खेती के नए तकनीकी आ गई थी, बढ़ गई थी, लेकिन सबको समान लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे वो लोग। खेती में जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने उत्तरोत्तर भेद बढ़ता रहा था। कहानियों में विशेषकर बौद्ध की जो जातक कथाएं थी उनमें भूमिहीन खेतीहर यानी किसान, श्रमिक, छोटे किसानों, बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में एक गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए भी किया गया है कि गृहपति कौन था, किसान था छोटा। जमींदार के लिए भी कहीं कहीं है। बड़े बड़े जमींदारी ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे जो प्राय किसानों को नियंत्रित रखते थे। ये जो गृहपति था उनका काम क्या था कि जो उससे नीचे वाले जो व्यक्ति हैं उनको नियंत्रण रखना, चाहे वो किसान हो चाहे वो अन्य व्यक्ति हो। और ये पद जो था गृहपति का वो वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम जो साहित्य जो तमिल भाषा में जो संगम साहित्य मिलते हैं उनके द्वारा विभिन्न वर्गों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है, जैसा कि बेल्लार या बड़े जमींदार। अब ये आपको ध्यान रखने हैं ये शब्द। वेल्लार का मतलब क्या है, बड़े जमींदार। हलवारा का मतलब क्या है, उल्लवर दास जिसको कहते थे, अणिमय। या विभिन्न वर्गों की विभिन्नता भूमि का स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित था। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया था, जिसकी चर्चा प्राय विविध ग्रंथ जो थे, जैसे हम तमिल की बात करें, तमिल क्षेत्र की, तो वहाँ के संगम साहित्य से, तो अन्य कोई क्षेत्र होगा तो उसके साहित्य से हमें पता चलेगा। अब यहाँ गृहपति का अर्थ भी बताया गया है कि जो घर का मुखिया जो अपने महिलाओं, बच्चों पर, दासों पर नियंत्रण करता था, पूरे अपने परिवार का सबसे मैन मुखिया होता था और वो कार्य करता था। लेकिन अगर अब इसको हम राजा की और दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े जमींदार होते थे जो कि अपने निम्न वर्ग को, किसानों को अपने नियंत्रण में रखते थे। इस प्रकार से तो आज हमने पढ़ा बदलता हुआ जो ग्रामीण परिवेश था उसके बारे में। यहाँ एक सीमा का उल्लेख भी दिया है मनुस्मृति में कि कुछ सीमाएं थी, उनमें अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में उन सीमाओं को एक दूसरे को लांघने के लिए क्या करते थे, ये अपने कुछ निशान लगा देते थे वहाँ से कि ये सीमा गुप्त साम्राज्य की है, ये अन्य साम्राज्य की, इस तरह से। तो ये था हमारा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित पाठ विषय जो हमने पढ़ा। थैंक यू।